चार सामने देखकर डर से विजय और मीरा की रूह कांप जाती है। वो देखते हैं कि उनकी कार विशिंग वेल के पास ही खड़ी थी। विजय फौरन कार स्टार्ट करने के लिए कार की चाबी घुमाते हैं, लेकिन वो कार स्टार्ट नहीं होती। विजय और मीरा अब बहुत ज्यादा डर गए थे। मीरा घबराते हुए विजय से कहती है, विजय प्लीज जल्दी करो, अगर वो साया आ गया तो हमारे विवेक को। ये कहते हुए मीरा रुक जाती है। विजय कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, हाँ मीरा, मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही है। विजय की बात सुनकर मीरा घबरा जाती है और विवेक को गले से लगा लेती है। ये सब देखकर अब विवेक भी घबराने लगता है। वो अपनी मम्मी के चेहरे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ मम्मी, हम लोग यहाँ आकर क्यों रुक गए हैं। मीरा नम आंखों से विवेक को देखते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ बेटा, बस हमारी गाड़ी रुक गई है, जैसे ही ये स्टार्ट हो जाएगी हम यहाँ से निकल जाएंगे। मीरा के ऐसा कहते ही अचानक से कार के अंदर ठंडक बढ़ने लगती है। वो कार सुनसान जंगल के बीच घने अंधेरे में खड़ी थी। वहां रोशनी के नाम पर सिर्फ कार की हेडलाइट जल रही थी। कार के अंदर ठंडक बढ़ने के साथ कार के बाहर कोहरा भी बढ़ने लगता है। ये देखकर विजय और मीरा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। कुछ ही देर में कार के अंदर ठंड इतनी बढ़ जाती है कि वो तीनों गर्म कपड़े पहने हुए भी कांपने लगते हैं। अब उनके लिए कार के अंदर रह पाना बहुत मुश्किल हो गया था। इसके साथ साथ कार के चारों तरफ बर्फ की एक पतली सी परत जमने लगती है। अब विवेक को वहां सांस लेने में परेशानी हो रही थी। ये देखकर विजय और मीरा विवेक को लेकर कार से बाहर निकल जाते हैं। कार से बाहर निकलते ही विजय विवेक को गोद में उठाकर मीरा के साथ वहां से जाने लगता है। जैसे ही विजय 2-3 कदम चलता है, कोई शक्ति उन्हें पीछे की तरफ खींच लेती है। विवेक अपने पापा के हाथ से छूटकर नीचे गिर जाता है और विजय पीछे उड़ते हुए विशिंग वेल के पास जाकर गिर जाते हैं। ये देखकर मीरा और विवेक बहुत घबरा जाते हैं। मीरा विवेक का हाथ पकड़कर विजय के पास जाने लगती है। मीरा तेजी से विजय की तरफ बढ़ ही रही थी, तभी उसके कदम रुक जाते हैं। वो अपने सामने डर और हैरानी से देखते हुए फ्रीज हो जाती है। सामने विशिंग वेल से वो साया धीरे धीरे बाहर निकल रहा था। उसे देखते ही मीरा विवेक को अपने पीछे छुपा लेती है। विवेक भी उस साये को देखकर बहुत डर जाता है। विशिंग वेल से निकलकर वो साया धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ने लगता है। विजय उस साये से डरकर पीछे जा रहे थे। वो साया विजय के पास आकर उसकी गर्दन पकड़कर उन्हें जमीन से ऊपर उठा लेता है। विजय हवा में अपना हाथ पैर मारने लगते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वो उस साये की पकड़ से छूट नहीं पा रहे थे। अब उनका दम घुटने लगा था। कुछ ही देर में वो साये की उंगलियों से पैने नाखून निकलते हैं और वो नाखून विजय की गर्दन में घुस जाते हैं। कुछ देर छटपटाने के बाद विजय अपना दम तोड़ देते हैं। ये देखकर मीरा की चीख निकल जाती है और विवेक डर से वहीं फ्रीज हो जाता है। विजय के दम तोड़ते ही वो साया उसकी बॉडी को छोड़ देता है और मीरा की तरफ बढ़ जाता है। मीरा के पास आकर वो साया ठीक उसी तरह विवेक को अपने पास खींच लेता है और विवेक हवा में उड़ते हुए उस साये के हाथों में आ जाता है। विवेक उस साये के कब्जे में आकर बहुत डर जाता है और रोते हुए अपनी मम्मी को पुकारने लगता है। ये देखकर मीरा चीखती हुई उस साये से विवेक को छीनने की कोशिश करती है, लेकिन वो साया मीरा को खुद तक पहुंचने ही नहीं देता। जब मीरा की विवेक को छुड़ाने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है, तो वो अपने घुटने के बल बैठ जाती है और उस साये के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए कहती है, प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो तो कुछ जानता भी नहीं है, उसे जाने दो। मीरा के किसी भी बात का उस साये पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। वो साया अब विवेक का गला दबाने लगता है। उसके ऐसा करने से विवेक का दम घुट रहा था। विवेक हवा में अपना हाथ पैर इधर उधर मारने लगता है। मीरा उस साये के सामने रोने गिड़गिड़ाने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी उसे कुछ याद आता है और वो उसे भागते हुए अपने कार के पास जाती है। मीरा कुछ ही सेकंड्स के बाद विशिंग वेल के पास आ जाती है। इस वक्त मीरा के हाथ में एक बॉक्स था। उस बॉक्स के वहां पहुंचते ही वो साया विवेक का गला दबाना बंद कर देता है। मीरा रोते हुए उस साये से कहती है, तुम्हें ये चाहिए था ना, इसे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। वो साया उस बॉक्स को देखने के बाद फिर से विवेक का गला दबाने लगता है। अब मीरा समझ जाती है कि वो साया विवेक को नहीं छोड़ेगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि विवेक को कैसे बचाए, तभी उसके हाथ उसके गले की चेन पर जाता है। मीरा उस चेन को देखती है। उस चेन में एक लॉकेट था जिस पर ओम बना हुआ था। मीरा फौरन अपने गले से निकालती है और भागते हुए उस साये और विवेक के पास चली जाती है।
अगले हो पल मीरा उस लॉकेट को उछालकर उसे विवेक के गले में डाल देती है। जैसे ही वो लॉकेट विवेक के गले में जाता है, विवेक उस साए की पकड़ से छूटकर नीचे गिर जाता है। उस साए से गुस्से में चीखने की भयानक आवाज आती है। वो आवाज इतनी भयानक थी कि मीरा और विवेक की रूह कांप जाती है। अगले ही पल मीरा अपनी जगह से उल्टे हुए कुछ दूरी पर जाकर गिर जाती है, जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। मीरा को अब काफी चोट लग गई थी, लेकिन अभी भी उसे विवेक की फिक्र हो रही थी। मीरा दर्द से कराहते हुए उठ जाती है और विवेक की तरफ देखती है। विवेक भागते हुए मीरा के पास ही आ रहा था, लेकिन तभी वो साया तेजी से मीरा के पास जाता है और उसके चारों तरफ एक चक्कर लगाकर वहां से गायब हो जाता है। ये सब इतनी जल्दी हुआ था कि विवेक कुछ समझ ही नहीं पाया, लेकिन उस साए को देखकर विवेक कुछ देर अपनी जगह पर रुक जाता है। वो कार की हेडलाइट की रोशनी से देखता है कि उस साए के जाने के बाद मीरा वहीं खड़ी थी। उसके गले पर एक गहरा कट बना हुआ था, जिससे खून की धार बह रही थी। ये देखकर विवेक जोर से चीखता है, मम्मी, और मीरा की तरफ फिर से भागने लगता है। विवेक के मीरा के पास पहुंचने से पहले ही मीरा जमीन पर गिर जाती है और दम तोड़ देती है। ये सब बताते हुए विवेक प्रेजेंट में आ जाता है। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और निशा उसका हाथ थामे हुए उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। विवेक का ऐसा भयानक पास्ट सुनकर सुहानी और निशा की आंखें भी नम हो गई थी। कुछ देर तक वहां कोई कुछ भी नहीं कह पाता। कुछ देर बाद विवेक जब थोड़ा नॉर्मल होता है तो सुहानी उससे कहती है, विवेक, अब वो लॉकेट कहाँ है? विवेक सुहानी को याद दिलाते हुए कहता है, तुम्हें याद नहीं, जिस रात हम पहली बार उस विशिंग वेल के पास गए थे और उस साए ने तुम्हें पकड़ लिया था, तब मैंने वो लॉकेट उसकी तरफ फेंका था और तुम उससे आज़ाद हो गई थी। वो लॉकेट मेरी मम्मी का था। सुहानी अब फिर से शर्मिंदा हो जाती है। उसकी वजह से विवेक ने अपनी मम्मी का लॉकेट खुद से दूर कर दिया था। विवेक की बात खत्म होते ही निशा उससे कहती है, और उस बॉक्स में क्या था? सुहानी भी विवेक के जवाब का इंतजार करने लगती है। निशा के सवाल पर विवेक उस दिन को याद करते हुए कहता है, मैं कुछ कन्फर्म कह नहीं सकता, लेकिन शायद उसमें मिट्टी का एक कलश था जो काले रंग का था। विवेक का जवाब सुनकर निशा कुछ सोचते हुए अपने मन में कहती है, सुहानी को भी तो सपने में 3 कलश ही दिखते हैं जिनमें अस्थियां भरी होती है। कहीं ये कलश उनमें से ही एक तो नहीं है? सुहानी का पक्का इन सब से कोई न कोई कनेक्शन जरूर है। कहीं सुहानी ही मी सक्सेना की बेटी तो नहीं? यही सोचते हुए निशा विवेक से कहती है, विवेक, क्या तुम 100% श्योर हो कि उस कार एक्सीडेंट में मी सक्सेना और उनकी बेटी दोनों की मौत हो गई थी? विवेक कुछ अंदाजा लगाते हुए कहता है, हाँ यार, जहां तक मुझे पता है उस एक्सीडेंट में दोनों की डेथ हो गई थी, और अगर उनमें से कोई जिंदा होता तो वापस शिमला जरूर आता। निशा के ऐसे सवाल सुनकर सुहानी उससे कहती है, निशा तू क्या सोच रही है? निशा ना में अपना सर हिलाकर कहती है, नहीं, कुछ नहीं। सुहानी अपनी बात पर जोर देकर कहती है, कुछ तो तेरे दिमाग में चल रहा है, बताना क्या सोच रही है? निशा सीरियस होकर कहती है, तुम लोगों को ये बात अजीब नहीं लगी क्या? पहले मी सक्सेना की वाइफ की डेथ हुई, फिर मी सक्सेना और उनकी बेटी की कार एक्सीडेंट में डेथ हुई, उसके बाद मी सक्सेना के पीए मतलब विवेक के मॉम डैड की डेथ हुई। ये सब एक ही टाइम में, कुछ अजीब नहीं लग रहा क्या? ये सुनकर विवेक भी सोच में पड़ जाता है और कहता है, हाँ यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? अब तो ऐसा लग रहा है ये सब आपस में लिंक्ड है। इतने सारे फैक्ट्स एक साथ सुनकर सुहानी का सर घूमने लगता है। वो इरिटेट होकर कहती है, लिसन गाइस, हो सकता है इन सब इंसिडेंट्स का एक दूसरे से कोई कनेक्शन हो, लेकिन अभी हम पद्मिनी सिंघनिया के बारे में पता कर रहे हैं, तो इसी पर फोकस करते हैं। और वैसे भी मी सक्सेना और पद्मिनी सिंघनिया का कोई लिंक नहीं है। सुहानी की बात सुनकर विवेक धीरे से कहता है, वैसे एक लिंक है। निशा और सुहानी क्यूरियस होकर कहते हैं, कैसा लिंक? विवेक कहता है, विशिंग वेल के पास जो पद्मिनी सिंघनिया का बंगला सिंघनिया मेंशन है ना, वो पहले मी महेश सक्सेना का था। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी और निशा अपना सर पकड़ लेते हैं। विवेक भी इतनी सारी बातों में फंसकर चुप होकर बैठ जाता है। दूसरी तरफ युवराज कॉलेज के अपने ऑफिस में बैठा था। उसके डेस्क पर एक मॉनिटर रखा था जिसे युवराज बड़े गौर से देख रहा था। उस मॉनिटर में उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज चल रहा था जब सुहानी, निशा और विवेक खिड़की से कूदकर पद्मिनी में ऑफिस से बाहर आए थे। निशा ने उस ऑफिस के अंदर जाने से पहले उस दरवाजे के ऊपर का सीसीटीवी कैमरा तो तोड़ दिया था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी
कि जिस खिड़की से वो तीनों बाहर निकले हैं, उस खिड़की के बाहर भी एक कैमरा लगा हुआ है। वो तीनों उसी कैमरे में कैप्चर हो गए थे, जिसकी फुटेज इस वक्त युवराज देख रहा था। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के वो पूरा वीडियो देखता है, फिर वो वीडियो उस सिस्टम से डिलीट कर देता है। युवराज फिर अपनी चेयर पर पीछे टिककर अपनी आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद किए युवराज अपने मन में कहता है, अब सुहानी को रोकना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अगर उसकी मेमोरी जल्द से जल्द वापस नहीं आए तो प्रॉब्लम्स और भी बढ़ती जाएगी और सुहानी के लिए खतरा भी। मैं किसी भी कीमत पर उसे कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं उसे नहीं खो सकता, क्योंकि इससे आगे युवराज कुछ नहीं कहता। युवराज तो खामोश हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि क्यों वो सुहानी को कुछ होने नहीं दे सकता। इधर सुहानी उस कैफे से वापस हॉस्टल आ जाती है। निशा अब भी विवेक के साथ बाहर ही थी। सुहानी अपने रूम में आकर अपनी बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है, चलो ये तो पता चल गया कि पद्मिनी सिंघनिया की आइडेंटिटी फेक है, मतलब उसके साथ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। अब अगर हमें उस साई के बारे में और जानना है तो मी सक्सेना के बारे में पता करना होगा। ओ गॉड, सुहानी ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। ये सुनकर सुहानी अपने बेड से उठकर दरवाज़ा खोलती है। दरवाजे पर एक लड़की थी जो सुहानी से कहती है, सुहानी तुम्हारे लिए पार्सल आया है, बाहर डिलीवरी बॉय तुम्हारा वेट कर रहा है। सुहानी चौंक जाती है और सोचने लगती है, मेरे लिए पार्सल आया है, मैंने तो कुछ भी नहीं मंगाया। सुहानी क्यूरियस होकर हॉस्टल से बाहर निकलकर उस डिलीवरी बॉय के पास जाती है। डिलीवरी बॉय सुहानी की तरफ एक बॉक्स बढ़ाते हुए कहता है, मैम आपका पार्सल। सुहानी हैरान होकर डिलीवरी बॉय से कहती है, लेकिन भैया मैंने तो कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है। डिलीवरी बॉय सुहानी से कहता है, मैम ये पार्सल किसी ने आपके लिए भेजा है। सुहानी उसी हैरानी के साथ कहती है, मेरे लिए किसने पार्सल भेजा है। डिलीवरी बॉय सुहानी की तरफ एक डायरी और एक पेन बढ़ाते हुए कहता है, मुझे नहीं पता मैम, इसमें भेजने वाले का नाम नहीं लिखा है, आप प्लीज़ यहाँ साइन कर दीजिए, मुझे और भी पार्सल डिलीवर करना है। डिलीवरी बॉय के कहने पर सुहानी साइन कर देती है और पार्सल लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सुहानी उस पार्सल को अपने बेड पर रखकर ध्यान से देखने लगती है। वो बड़बड़ाते हुए खुद से कहती है, कहीं इस बॉक्स में बम तो नहीं। ये कहते ही सुहानी डर जाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने सर पर धीरे से मारते हुए खुद से कहती है, तो बिना सुहानी कुछ भी सोचती है, मुझे बॉक्स में बम कौन भेजेगा। सुहानी क्यूरियस होकर उस बॉक्स को खोलने लगती है। जब वो पूरा बॉक्स खोल लेती है तो वो देखती है कि उसके अंदर 2 पेयर सैंडल्स रखे थे। सुहानी वो सैंडल्स देखकर चौंक जाती है और खुद से कहती है, मुझे किसने सैंडल्स भेजे हैं। वो दोनों जोड़ी सैंडल्स को निकालकर बड़े ध्यान से देखने लगती है। वो बहुत ही खूबसूरत फ्लैट सैंडल्स थे। सुहानी जब सभी सैंडल्स बाहर निकाल लेती है तो वो देखती है कि बॉक्स के अंदर एक छोटा सा पेपर रखा हुआ था। सुहानी उस पेपर को बॉक्स से बाहर निकालती है। उस पेपर पर एक लाइन लिखी हुई थी। सुहानी उस पेपर को पढ़ने लगती है। उसमें लिखा था, डोंट वरी, ये सैंडल्स 2 साल से ज्यादा चलेंगे। ये पढ़ते ही सुहानी के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो समझ जाती है कि ये पार्सल उसे युवराज ने भेजे हैं। वो खुशी से उन सैंडल्स को अपने गले से लगा लेती है। अगले ही पल सुहानी अपना मोबाइल उठाती है और युवराज को कॉल करती है। युवराज इस वक्त अपने ऑफिस में था। वो अपनी नज़र लैपटॉप पर जमाए हुए कुछ काम कर रहा था। तभी उसका मोबाइल बजता है। युवराज देखता है कि सुहानी उसे कॉल कर रही है। अपने मोबाइल स्क्रीन में सुहानी का नाम देखकर युवराज की आंखों में हल्की सी चमक आ जाती है। वो कॉल आंसर करते हुए कहता है, हेलो। सुहानी थोड़ी नर्वस होकर कहती है, हेलो युवराज सर, मैं सुहानी। युवराज खुद को बीजेड प्रीटेंड करते हुए कहता है, मुझे पता है। युवराज का जवाब सुनकर सुहानी का मुंह बन जाता है और वो युवराज के जैसे एक्सप्रेशन बनाकर उसकी एक्टिंग करने लगती है। तभी मोबाइल से युवराज की आवाज़ आती है, अगर तुम्हारी एक्टिंग हो गई हो तो मुझे बताओगी कि कॉल क्यों किया है। ये सुनकर सुहानी चौंक जाती है। वो अपने आसपास देखते हुए अपने मन में कहती है, युवराज सर को कैसे पता कि मैं क्या कर रही थी? क्या वो यही हैं? युवराज फिर से कहता है, मैं वहाँ नहीं हूँ। अब सुहानी की हैरानी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो युवराज से कहती है, तो फिर आपको कैसे पता कि मैं? युवराज सुहानी की बात बीच में ही काटते हुए कहता है, मुझे अच्छे से पता है तुम्हारा छोटा सा दिमाग कहाँ तक जा सकता है। ये सुनकर सुहानी फिर से अपना मुंह बना लेती है। युवराज कहता है, अब बताओ क्या काम था?
सुहानी थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, युवराज सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। युवराज उसी लहजे में जवाब देता है, हाँ, शायद इसीलिए तुमने कॉल किया होगा। युवराज का ये एटीट्यूड सुहानी को और भी दुखी कर देता है। वो आगे कहती है, युवराज सर, थैंक यू। सुहानी के थैंक्स कहते ही युवराज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है कि सुहानी को उसका भेजा हुआ पार्सल मिल गया है। फिर भी वो अपनी स्माइल दबाते हुए अनजान बनकर कहता है, थैंक यू, लेकिन किस लिए? सुहानी युवराज को याद दिलाते हुए कहती है, आपने जो पार्सल मेरे लिए भेजा है उसके लिए। युवराज कहता है, कौन सा पार्सल? मैंने कोई पार्सल नहीं भेजा। सुहानी युवराज को फिर से याद कराने की कोशिश करते हुए कहती है, युवराज सर, आपने ही तो मेरे लिए पार्सल भेजा था जिसमें सैंडल्स थे। युवराज फिर से अनजान बनते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। ये कहकर युवराज कॉल कट कर देता है। कॉल कट करते ही युवराज के चेहरे पर फिर से स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ सुहानी कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन तब तक कॉल कट चुका था। कॉल कट होते ही सुहानी अपने मोबाइल को घूरने लगती है। अपने मोबाइल को देखते हुए वो कहती है, युवराज सर, पार्सल तो आपने ही भेजा है, लेकिन आप मानेंगे नहीं, आप इतने भी बुरे नहीं हैं, लेकिन पता नहीं क्यों खड़ूस बनकर घूमते रहते हैं। इधर निशा और विवेक बातें करते हुए रोड पर चल रहे थे। विवेक निशा से कहता है, निशा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि कैफे में तुम हम लोगों से कुछ छुपा रही थी। क्या बात है? निशा कहती है, विवेक, मुझे लगता है कि सुहानी का इन सब से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। विवेक कहता है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? निशा अपनी बात पर जोर देकर कहती है, विवेक, तुम्हें ये अजीब नहीं लगता, वो साया सुहानी के पीछे कुछ ज्यादा ही पड़ा है। उसने सुहानी पर कई बार अटैक किया है, और उससे भी अजीब बात यह है कि सुहानी हर बार उस साए से बच जाती है। हमेशा कोई न कोई आकर उसे बचा लेता है, कभी युवराज सर, कभी रोहित, कभी तुम और कभी वो आदमी जिसने कल रात सुहानी की जान बचाई थी। विवेक निशा की बातों से सहमत होकर कहता है, हाँ यार, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। वो साया हम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचा पाता क्योंकि हमारे गले में ये रुद्राक्ष है, लेकिन सुहानी के साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी वो हर बार बच जाती है। एक और बात, उसे कैसे पता चल जाता है कि उस साए ने कब किसका शिकार किया है? निशा कुछ सोचते हुए कहती है, विवेक, क्या तुम्हारे पास मी सक्सेना और उनकी बेटी, क्या नाम था उसका? विवेक कहता है, शिविका। निशा आगे कहती है, हाँ शिविका, क्या तुम्हारे पास उन दोनों की कोई तस्वीर है? विवेक कुछ याद करते हुए कहता है, शिविका का तो पता नहीं, लेकिन मी सक्सेना की तस्वीर मेरे घर के स्टोर रूम में हो सकती है। तुम तो जानती हो ना, मम्मी पापा के जाने के बाद चाचा जी ने वो घर रेंट पर दे दिया है, तो हमारा सारा सामान घर के स्टोर रूम में है। निशा कहती है, फिर ठीक है, हम अभी तुम्हारे घर जाएंगे और वो तस्वीर ढूंढेंगे, आगे हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। निशा की हड़बड़ी देखकर विवेक को कुछ गड़बड़ लगती है। वो क्यूरियस होकर कहता है, तुम्हें उन दोनों की तस्वीर देखने की इतनी भी क्या जल्दी है? और ये सारी बातें तुमने सुहानी के सामने क्यों नहीं की? निशा विवेक को समझाते हुए कहती है, देखो विवेक, धीरे धीरे सुहानी की मेमोरी वापस आने लगी है। मुझे लगता है कि उसका पास्ट शिमला से जुड़ा है। अभी अगर हम सुहानी से ये सब कहेंगे तो वो अपने दिमाग पर और ज्यादा जोर देकर चीजों को याद करने की कोशिश करेगी। ये सब उसकी मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पहले हम कुछ पता कर लेते हैं, फिर सुहानी से कुछ कहेंगे। मुझे लगता है ये मी सक्सेना वाले क्लू को फॉलो करके हम उस साए तक जरूर पहुंच जाएंगे। विवेक निशा की बात से सहमत होकर कहता है, तुम ठीक कह रही हो, मैं मी सक्सेना से जुड़े लोगों के बारे में पता करता हूँ। कोई तो होगा शिमला में जो हमें उनके बारे में कुछ बता सके, उनके दोस्त, उनके एम्प्लॉय या उनका स्टाफ। ये कहते हुए निशा और विवेक के घर की तरफ जाने लगते हैं। शाम के 5:30 बजे थे। हमेशा की तरह इस वक्त पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। सूरज ढल रहा था और धीरे धीरे वहां अंधेरा होने लगा था। समायरा विशिंग वेल थोड़ी दूर खड़ी उसे देख रही थी। वहां खड़ी समायरा के दिमाग में अभी भी वही विजुअल्स दिख रहे थे जिसमें उस साए ने उसकी मां पर हमला किया था। कुछ देर बाद वो 2 दिन पहले खुद पर हुए हमले के बारे में सोचने लगती है। समायरा यही सब सोचते हुए कहती है, मुझे किसी भी तरह इस विशिंग वेल के अंदर जाना होगा। वो कलश इसी के अंदर है और उस कलश के बिना मैं उस साए का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समायरा अपने ख्यालों में ही खोई हुई थी। तभी उसे पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो?
वो आवाज सुनकर समायरा पीछे नहीं मुड़ती और न ही उसके चेहरे का एक्सप्रेशन बदलता होता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसे ये पता है कि उसके पीछे कौन खड़ा है। समायरा के पीछे अर्नव खड़ा था, जो उसे विशिंग वेल के पास देखकर हैरान था। समायरा अर्नव के सवाल का कोई जवाब नहीं देती। ये देखकर अर्नव कुछ कदम आगे बढ़कर समायरा के पास आकर खड़ा हो जाता है। अर्नव अपने सवाल पर जोर देकर कहता है, मैंने कुछ पूछा तुमसे। समायरा अब भी कोई जवाब नहीं देती, वो बस सामने विशिंग वेल को देखती रहती है। समायरा का ये एटीट्यूड देखकर अर्नव को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में समायरा से कहता है, समायरा, मैं तुमसे इतने आराम से सवाल सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मेरे इस बिहेवियर को तुम फॉर ग्रांटेड लेने की गलती मत करना। मैं यही सवाल तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाकर भी कर सकता हूँ। समायरा पर अर्नव की बातों का कोई असर नहीं होता। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के अर्नव को देखकर कहती है, ठीक है एएसपी अर्नव सिंह, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है। अर्नव समायरा की आंखों में देखते हुए कहता है, उस दिन तुम पर किसने अटैक किया था। समायरा अर्नव का सवाल सुनकर हल्की हंसी के साथ अपनी नजरें फेर लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो अर्नव के सवाल पर हंस रही है। ये देखकर अर्नव का गुस्सा और बढ़ जाता है। अर्नव अब सख्ती के साथ कहता है, क्या मजाक लगा रखा है, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। समायरा अर्नव की तरफ मुड़ती है और उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मुझ पर अटैक उसी ने किया था जिसकी आवाज़ तुम्हें हर रात सुनाई देती है तो। समायरा का जवाब सुनकर अर्नव सकते में आ जाता है। वो सोच में पड़ जाता है कि समायरा को कैसे पता कि अर्नव को रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। अब तक अर्नव को लग रहा था कि उसे कोई मेंटल डिसीज है जिस वजह से वो ऐसी आवाज़ें सुनता है। उसने अपने इस प्रॉब्लम के लिए कई साइकियाट्रिस्ट से बात भी की थी, लेकिन उसे इन सब से कोई फायदा नहीं हुआ था। अर्नव अब समायरा को हैरानी से देखने लगता है। समायरा की नज़र भी अभी अर्नव पर ही थी। कुछ देर खामोश रहने के बाद अर्नव कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती है। समायरा कहती है, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि सच तुम मानोगे नहीं। अर्नव बौखलाहट के साथ कहता है, जो तुमसे पूछा है सिर्फ उसका जवाब दो। तुम कौन हो और मेरे बारे में इतना सब कैसे जानती हो? क्या तुम मेरी जासूसी कर रही हो? अर्नव की बेचैनी देखकर समायरा उससे कहती है, मैं तुम पर कोई नज़र नहीं रख रही हूँ। अर्नव क्यूरियस होकर कहता है, फिर तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो आवाज़ें सुनाई देती है? और वो किसकी आवाज़ें हैं? समायरा विशिंग वेल की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हें उसी साई की आवाज़ें सुनाई देती है जो यहाँ पर लोगों को मार रहा है। अर्नव समायरा की बातों को नकारते हुए कहता है, ये सब बकवास है। यहाँ कोई साया नहीं है। शहर में कोई बहुत स्मार्ट क्रिमिनल है जो उस साई के नाम पर लोगों को मार रहा है और मैं उसे पकड़कर रहूंगा। समायरा कहती है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है वो आवाज़ें किसकी है जो तुम रोज रात को सुनते हो और जिसकी वजह से तुम कई रात सोए नहीं हो? समायरा का सवाल सुनकर अर्नव भी खामोश रह जाता है क्योंकि वो खुद नहीं जानता था कि पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी इस प्रॉब्लम को लेकर कई डॉक्टर्स से मिल चुका था, लेकिन सभी ने अर्नव की मेंटल कंडीशन को नॉर्मल बताया था। कोई भी डॉक्टर ये नहीं समझ पा रहा था कि अर्नव की प्रॉब्लम क्या है। अर्नव इसी सोच में डूबा वहां खड़ा रहता है। अर्नव देखकर समायरा समझ जाती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो अर्नव और उन आवाज़ों के बारे में पहले से ही जानती थी। समायरा अर्नव को गौर से देखने लगती है। वैसे तो अर्नव बहुत ही हैंडसम लड़का था, लेकिन कई दिनों तक उन आवाज़ों की वजह से वो सो नहीं पाया था। नींद की कमी और स्ट्रेस की वजह से अब उसका चेहरा मुरझाया रहता था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और उसकी आंखों के नीचे थोड़े दाग सर्कल आ गए थे। वो चेहरे से काफी परेशान लग रहा था। अर्नव को ऐसे देखकर समायरा कुछ सोचने लगती है। वो अर्नव से कहती है, अपना हाथ आगे करो। अर्नव मुंह बनाकर कहता है, क्या? समायरा अपनी बात दोहराते हुए कहती है, मैंने कहा अपना हाथ आगे करो। अर्नव स्ट्रिक्टली कहता है, नहीं, तुम पहले मेरे सवालों का जवाब दो। अर्नव के मना करने पर समायरा उससे कहती है, मैंने 2 बार तुम्हारी जान बचाई है, तुम मुझ पर इतना भरोसा तो कर ही सकते हो। समायरा की बात सुनकर अर्नव सोच में पड़ जाता है। वो इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि समायरा ने सच में उसकी जान बचाई थी। कुछ सोचने के बाद अर्नव अपना हाथ समायरा की तरफ बढ़ा देता है। अर्नव के ऐसा करने पर समायरा अपने जैकेट के पॉकेट से एक काला धागा निकालती है और कुछ देर तक उस धागे को देखती रहती है। अर्नव को समझ नहीं आ रहा था कि समायरा कर क्या रही है।
अगले ही पल समायरा उस धागे को अर्नव की कलाई में बांधने लगती है। समायरा को ऐसा करते देख अर्नव अपना हाथ पीछे लेने की कोशिश करता है, लेकिन समायरा बड़ी तेजी से अर्नव की कलाई पर वो धागा बांध देती है। अर्नव चिढ़कर कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? समायरा उस धागे की तीसरी गांठ बांधते हुए कहती है, अब तुम्हें वो आवाज़ें नहीं सुनाई देंगी, तुम आराम से सो सकते हो। अर्नव अपनी कलाई से वो धागा निकालने की कोशिश करते हुए कहता है, मैं इन सब में विश्वास नहीं करता। अर्नव को धागा निकालते देख समायरा उसका हाथ पकड़ लेती है। अर्नव गुस्से से समायरा को देखता है। समायरा कहती है, अगर तुम इन सब में नहीं मानते तो ये धागा आज बंधे रहने दो, तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर आज रात भी तुम्हें वो सब सुनाई दे तो कल सुबह इसे निकाल देना। पता नहीं क्यों, लेकिन समायरा की बातें सुनकर अर्नव उस धागे को नहीं निकालता। तभी उसका मोबाइल बजने लगता है। उसे गोपाल ने कॉल किया था। अर्नव जब कॉल रिसीव करता है तो सामने से गोपाल कहता है, सर, एक जरूरी काम है, आपको अभी पुलिस स्टेशन आना होगा। गोपाल की बात सुनकर अर्नव समायरा से बिना कुछ कहे तुरंत ही वहां से चला जाता है। अर्नव के वहां से जाते ही समायरा कहती है, एएसपी अर्नव सिंह, तुम पर मेरा एक और एहसान। रात के 12 बज रहे थे। सेंट थॉमस हॉस्टल की सभी लड़कियां सो रही थी। आज सुहानी के कमरे की खिड़की बंद थी और उसके बाहर कोई भी नहीं खड़ा था। उस खिड़की से कुछ दूर लगे पेड़ के पीछे से एक आदमी उस खिड़की की तरफ झांक रहा था। ये वही आदमी था जो हर रात सुहानी पर नजर रखता था। वो आदमी खिड़की की तरफ देखते हुए गुस्से में कहता है, उस युवराज की वजह से मैं शिवी पर ठीक से नजर नहीं रख पा रहा हूँ। उसकी ही वजह से कल रात शिवी की जान खतरे में पड़ गई थी। मुझे उसकी हिफाजत करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना होगा।